नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, और वो आजकल हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। एक जगह नहीं, जो सुशासन की बात करते हैं वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा, और वहां भी देखने को मिलेगा जो राजनीति बदलने के नाम पर आए थे। नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार इस समय चिल्ला रही है यूएस एड, यूएस एड, लेकिन यूएस एड लेने वाला कौन था, किसको दिया गया, यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली कि नरेंद्र मोदी के लिए इंडिया में पैसा भेजा गया। Participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got $29 million. They got a check. Can you imagine? You have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get $29 million from the United States government. There are two people working in that firm. Two people. I think they're very happy. They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon. मैं नहीं कह रहा हूं, माय फ्रेंड ट्रंप बोल रहा है। अब आप समझ लीजिए। इसके बाद में देश तोड़ने वाले सोरोस बात करते हैं। सोरोस ने तो देश तोड़ने का कोई ऐसा काम नहीं किया या देश के खिलाफ ऐसा नहीं किया जिसका एक सबूत नरेंद्र मोदी दे सके। हालांकि सोरोस को भारत में लेके कौन आया? अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद में उसे धंधा यहां करने का अधिकार किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। और उसका यहां पूरा सब नेटवर्क कौन संभालता है? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े हुए नरेंद्र मोदी की टीम के लोग। जी, ये सोरोस क्या है आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। 1999 में जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान आया। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन सी पार्टी के थे ये आप बेहतर जानते हैं। 2014 से जॉर्ज सोरोस ने अपना ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें दो बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, सॉन्ग फंड और अस्पाडा। अस्पाडा के तहत $90 मिलियन छोटे उद्योगों, किसानों और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए, लेकिन साथ ही इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट नाम की कंपनियों में लगाया गया। कैपिटल फ्लोट एक NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जिसके फाउंडर हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिशृंग। ये दोनों ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी के प्रबल समर्थक हैं। उनके साथ मंच साझा करते रहते हैं, और केवल मंच ही नहीं, शशांक ऋषिशृंग की शादी में बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। अब बीजेपी के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दोनों करीबी जॉर्ज सोरोस के पैसे का फंड चलाते हैं। और बताएं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर एस्पेन इंस्टीट्यूट में काम करते थे। एस्पेन को सबसे ज्यादा फंडिंग जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से मिलता है। 7 साल ध्रुव ने अमेरिका के जर्मन मार्शल फंड में काम किया। उसके फंड का भी एक बड़ा हिस्सा सोरोस के जरिए आता है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा? अच्छा, ये भी जानिए, नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार और भारत सरकार में सचिव डॉक्टर शमिका रवि भी जॉर्ज सोरोस की संस्था से ग्रांट ले चुके हैं। डॉक्टर शमिका रवि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की बेटी हैं। अगर जॉर्ज सोरोस देश विरोधी काम कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्तियों के साथ मंच साझा क्यों कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जॉर्ज सोरोस की संस्था से ग्रांट लेने वाली डॉक्टर शमिका रवि, एस जयशंकर, राज्यपाल RN रवि इन सब का इस्तीफा लेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सारा खेल घुमा फिरा कर अपने मित्र अडानी को बचाने का है। मोदी अडानी एक है, इसलिए अडानी सेफ है। यानी अब आप पूरा खेल समझ लीजिए। लेकिन साहब, जॉर्ज सोरोस करके बदनाम किसे करेंगे? राहुल गांधी को, कांग्रेस को। अब आप देखिए, यूएस एड को लेके बदनाम किसे करेंगे? कांग्रेस को और सबको, जबकि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए यूएस एड का सदैव इस्तेमाल किया गया। चाहे 1961 हो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, या चाहे 1971 से लेकर के 1977 तक, और उसके बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी की हत्या हुई और
कांग्रेस को खत्म करने का पूरी साजिश रची गई और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को, शीला दीक्षित की सरकार को उखाड़ फेंकना हो, उसके लिए हो, तब उसका इस्तेमाल हुआ। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं, यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान हैं मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए। हम थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ। वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर। गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को न केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज,
उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान। यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ, यह आप सब ने, क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्टर थे, आपने देखा। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आईएससी आंदोलन क्या था, उसमें विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था, वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? ये सारे सबूत सामने आ चुके हैं। और इसके बाद में एक सबसे बड़ा सबूत वह सामने आ चुका है, हेनरी किंजर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रही थी, तब वो जाके चीन में बैठा और चीन से कहा कि तुम भारत पर अटैक कर दो, जिससे भारत हार जाए और निक्सन राजा बन के घूमे। उसके बाद में उसने जिस तरह से साजिशें रची, उसके साथ बैठ के कौन गलबहियां डाल रहा था, उस शख्स का नाम था नरेंद्र मोदी। और वो नरेंद्र मोदी बार बार वहां जाता है, बार बार उनसे गलबहियां डालता है। वो वहां पर जाकर के अमेरिका के उसी यूएसएड के पैसे से वहां पॉलिटिकल, यंग पॉलिटिकल उसके प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, ट्रेनिंग लेता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो ये कहते हैं कि इनकी सरकार उखाड़ने के लिए विदेशों में साजिश हो रही, नहीं, ये तो इनके मन की बात बोल रही है। तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन तैसी। तो जो व्यक्ति यही करता रहा हो विदेशी ताकतों के जरिए, वो यही शक रखता है। बहरहाल अब जब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नंगे हो गए और उनकी पूरी भाजपा और सब बौखला रहे हैं। उधर देखिए, जो अरविंद केजरीवाल उसी यूएस फंड के पैसे से अन्ना आंदोलन चला करके सत्ता में आए और राजनीति बदलने की बात करते थे, वो क्या होता है, उनकी सरकार में पिछले 20 महीने से विभाग में न स्टाफ था, न कोई दफ्तर था, साहेब गाड़ी, बंगला और सब कुछ लेकर के मंत्री जी ऐश फरमा रहे थे। भारी भरकम उन्होंने निजी स्टाफ ले रखा था, सेक्रेटरी ले रखा था, सब कुछ ले रखा था। लेकिन 20 महीने से कर क्या रहे? कुछ नहीं। तो अब 20 महीने बाद अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में स्वीकारा कि अरे इस तरह का तो कोई विभाग है ही नहीं जिसका मंत्री बना रखा था 20 महीने से। तो 20 महीने से मंत्री जी कौन सा महान कार्य कर रहे थे फिर? किस बात का सब वेतन भत्ते और सुविधाएं ले रहे थे? सारी चीजें सामने। तो अब आप समझिए, ये वो लोग हैं। उत्तर प्रदेश में नफरती मुख्यमंत्री है जो लगातार झूठ बोलना, लगातार दूसरे तरह भगवा पहनता है, लेकिन झूठ बोलना, मक्कारी करना और तमाम तरह के ड्रामे परोसना, यही उसका धर्म है। तो जब उसका यही धर्म हो, तो कभी कहेगा मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, कभी कहेगा कुछ और नहीं बजेंगे। उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा है। उसको खत्म करने, उसको काबू करने के लिए काम नहीं करता है। वो कहेगा नहीं, उससे बड़ा प्रदूषण हो रहा है। कैसे? उस लाउड स्पीकर से जो सालों साल से बज रहे हैं और सिर्फ 5 वक्त बजते हैं चंद मिनट के लिए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं बजते, अजान दी जाती है बस उससे। यानी टोटल 24 घंटे में 5 मिनट बजते हैं, उससे तकलीफ है। आपको याद होगा सुल्ली डील्स के नाम से और किस तरह से ऐप बना करके और पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में खेल किया जा रहा था। मुस्लिम महिलाओं के मतलब जो कहेंगे अश्लील वीडियो डाल के, अश्लील वो करके और उन्हें बदनाम करने और सब कुछ करने के सौदे किए जा रहे थे। 2000 से 3000 रुपए में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जान लीजिए करने वाला इंदौर का ओंकारेश्वर ठाकुर था।
जो वहां की न्यूयॉर्क कॉलोनी में रहता था और वहां से वो ये सारे काम करता था, भारतीय जनता पार्टी का था। तब आप समझिए, अब कुंभ चल रहा है और कुंभ में बड़े सारे ड्रामे हो रहे हैं। इसी में फिर एक ऐसा ही दिखाई दिया बुल्ली सुल्ली टाइप में, और इसमें कुंभ में स्नान करती महिलाओं के अश्लील बना करके वीडियोज का पूरा फुटेज बनाया गया। उसके पैकेज बेचे जा रहे थे, तमाम जगह जहां पर महिलाओं को प्रसूति रोग विशेषज्ञ चेकिंग करते हैं, वहां के वीडियोज करके हैक करके लिए गए थे अस्पतालों से और उसको किया जा रहा था। इसी तरीके से तमाम तरह के अश्लील वो हो रहे थे। साहब तुरंत फरमान जैसे होता है सुना दिया जाता है, अरे ये तो मुसलमानों का खेल है, ये तो इनका खेल है। और जब गुजरात, यूपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, गुजरात पुलिस ने अपने यहां से कार्रवाई शुरू की। जब वहां के एक हॉस्पिटल के वीडियो फुटेज आए तो वहां से कार्रवाई जांच होते होते कड़ी आके उत्तर प्रदेश में टिक गई और जो लोग पकड़े गए नहाते उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए। 3 में एक प्रयागराज का चंद्रप्रकाश, और चंद्रप्रकाश जो सीपी मोंडा के नाम से यूट्यूब भी चलाता है, और उसके बाद में 2 और पकड़े गए। एक पकड़ा गया प्रज्वल तेली जो लातूर का रहने वाला है, और दूसरा पकड़ा गया प्राज पाटिल, वो सांगली का रहने वाला है। और ये तीनों इत्तेफाक से मोदी और योगी के बड़े भारी जो कहेंगे प्रशंसक हैं और सब कुछ है सारी चीजें। तो ये उनके वीडियोस तमाम जगह से एकत्र कर रहे थे और उन सबके अश्लील बना करके टेलीग्राम पे लोड कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए इन पर कार्रवाई नहीं होगी, यहां कार्रवाई के नाम पे क्या कहानी बताएंगे, उन पर होगी। तो ये सारा खेल है, ये सब खेल उसी नफरत से टिका है जिस नफरत पे इनका पूरा नेटवर्क तो झूठ बोलो, नफरत फैलाओ और ड्रामे करो, यही तो इनका हिंदुत्व है और यही राजनीति बदलने वाले करते हैं। तो अब ये तमाशे देखते रहिए। जय